देखिए, राम मंदिर आंदोलन का जो राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिलना था, वो मिल चुका है। अब उस मुद्दे का कोई राजनीतिक लाभ मुझे नहीं लगता कि जब आप सरकार में आ जाते हैं, तो आपको हासिल हो पाएगा। क्योंकि अब जब आप जो मुद्दे उठाएँगे, उन मुद्दों की चर्चा आप उसका मूल्यांकन आपके गवर्नेंस के आधार पे होगा। आप हुकूमत में हैं और आपने डिलीवरी क्या की है। क्योंकि सरकार मंदिर बनाने या मस्जिद बनाने या गिरजाघर बनाने के लिए नहीं होती। सरकार एक शासन व्यवस्था देने के लिए होती है, जिससे उसके आम नागरिकों के जीवन पे असर पड़े, एक 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 गुणात्मक परिवर्तन आवे। अब ठीक है, अब मंदिर बन रहा है, मंदिर बनाने के लिए आपने जो आपको लाभ मिला लगातार मिलता रहा है, वो संभव नहीं है, मुझे नहीं लगता। और इसीलिए आप देखिए कि राम मंदिर के निर्माण के बाद जितने भी कार्यक्रम शुरू किए गए, चाहे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, चाहे किसी संगठन के द्वारा, उस तरह का उल्लास लोगों में नहीं दिखाई पड़ा, जो राम मंदिर आंदोलन के दौरान दिखाई पड़ा था। मैं साक्षी रहा हूँ, मैंने देखा है कि लोग कई-कई किलोमीटर पैदल-पैदल जाकर के अयोध्या पहुँचे थे। जब कहीं से कोई आने-जाने का रास्ता नहीं था, बसें बंद थी, ट्रक सड़कों पर चलना मुश्किल था, आप अपने वाहन से नहीं चल सकते थे, उसमें भी मैंने देखा है कि लोग गए हैं। लेकिन अब स्थितियाँ वो नहीं है। इसलिए स्थितियाँ नहीं है कि जो जो लोगों के सामान्य जीवन से जुड़े हुए जो सवाल हैं, वो अहम हो गए हैं। अहम इसलिए हो गए कि सरकार लोगों को उम्मीद थी कि ये सरकार जब आएगी और जो ये वादा कर रही है कि नए भारत के निर्माण का, उस नए भारत के निर्माण में उनके रोजगार के अवसर होंगे, एक बेहतर शिक्षा होगी, एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ होंगी, एक बेहतर आर्थिक व्यवस्था होगी, किसानों का हित चिंतन होगा, व्यापारियों का हित चिंतन होगा, लेकिन वो दिखा नहीं लोगों को और लोगों को इससे बड़ी निराशा हुई। सरकार भले दावा कर रही हो और बता रही हो, लेकिन जो उसके आंकड़े हैं, ये बताते हैं कि लोगों के जीवन में कोई बहुत तब्दीलियाँ नहीं है। और बेचैनी इसी बात को लेकर के है। अगर अगर विपक्ष इन सवालों को उठा रहा है और आप इन सवालों का जवाब देने के पास आपके पास तर्क होते, तथ्य होते, तो आप इनका सामना करते। आप इनका सामना करने के बजाय एक नया बिंदु खड़ा कर रहे हैं आप, अयोध्या का राम मंदिर। तो अगर अयोध्या के राम मंदिर के ही के मुद्दे पर लोगों को आकर्षित होना है, तो शिवराज सिंह चौहान ने तो 4-4 धर्मस्थल विकसित किए हैं, जिनका बहुत प्रताप है, जिनकी बहुत प्रतिष्ठा है। चाहे मैहर का सतना जिले में मैहर देवी का मंदिर हो, चाहे उज्जैन में महाकाल का मंदिर हो, चाहे खंडवा के पास ओंकारेश्वर का मंदिर हो, या इधर ओरछा में राजा राम जी का मंदिर हो, हर और बड़ी प्रतिष्ठा है इनकी। दूर-दूर से लोग वहाँ दर्शन करने, पूजन करने के लिए आते हैं। लेकिन वो तो मुद्दा नहीं चल रहा है। लोग उसके प्रति अब और ऐसा नहीं है कि इन स्थानों के विकास के लिए मैं शिवराज सिंह चौहान ने ध्यान न दिया, अरबों रुपए खर्च किए हैं। लेकिन जो मुख्य सवाल है कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, उस पर तो आप ध्यान दे रहे नहीं रहे। महंगाई कैसे रुके, वो आपके एजेंडे में नहीं है। जो आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। सरकार में रह करके केवल विपक्षियों की आलोचना करके आप जन समर्थन नहीं हासिल कर सकते। सरकार में रह करके आपको अपनी डिलीवरी बतानी पड़ेगी और बेचैनी इसी बात को लेके है कि विपक्ष सशक्तिकरण का मुद्दा उठा रही है। क्यों जो जाति सर्वेक्षण का विषय है वो क्यों महत्वपूर्ण हो गया है कि यह केवल आकलन या केवल कोई नैरेटिव बनाने का प्रयास ही नहीं है, बल्कि समाज के पिछड़े लोगों को, दलितों को, आर्थिक तो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हो, किसी जाति बिरादरी के लोग हो। इसमें जब सरकार, बिहार सरकार ये कह रही है कि हमारे यहाँ 34% लोग गरीब हैं, तो ये तो थोड़ी बता रही है कि इसमें केवल एक जाति विशेष के लोग हैं, सभी लोग इसमें शामिल हैं। और सभी जो दलित, जो पिछड़ा है, किसी जाति बिरादरी का हो, जो आर्थिक रूप से विपन्न है, उसकी विपन्नता को दूर करने के लिए, आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए हम कुछ योजनाएं लागू करेंगे। हम उनको 2-2 लाख रुपए देंगे। 94 लाख गरीबों को 2 लाख रुपए के हिसाब से आवास सुविधा देने की बात आ रही है। अब सोचिए आप, तो ये अब वो गरीब एक थोड़े है कि केवल एक जाति विशेष के लोग हैं या एक वर्ग विशेष के लोग हैं। सरकार सभी गरीबों की बात कर रही है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। और मेरा अपना ये मानना है कि जब आप सशक्तिकरण की बात करेंगे, लोगों को विकास का लाभ उनके दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तब उस सरकार के खिलाफ, उस राजनीतिक दल के खिलाफ चुनौती पैदा होगी जो केवल भावनात्मक मुद्दे उठा रही है। अब भावनाओं से नहीं काम चलना है, क्योंकि जो उसकी वास्तविक चुनौतियां हैं वो ज्यादा गंभीर है। अगर सामाजिक न्याय के आंदोलन के समर्थक राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किए होते, तो ये सांप्रदायिकता की राजनीति थोड़ी शुरू हो जाती।
संभव ही नहीं था। कर्पूरी ठाकुर ने जिस आंदोलन को आगे बढ़ाया, अगर उनकी विरासत को ढोने वाले लोग उस काम को और आगे किए होते, केवल वह वोट की राजनीति नहीं करते, तो ये हालत थोड़े पैदा होती। लेकिन अगर सामाजिक न्याय की आंदोलन के पैरवीकारों के साथ ये सवाल पैदा हो रहा है कि आपने इस शिक्षा के लिए क्या किया, स्वास्थ्य के लिए क्या किया, तो क्या जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले हैं उनसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? उनसे ये सवाल, उनके बारे में ये सवाल नहीं पैदा होते? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये सवाल ये भूल गए हैं लोग? और अगर ये भूल गए होते तो 2022 के चुनाव में जो पार्टी विधानसभा में 41 सीट पे थी, वो अपनी ताकत 3 गुना कैसे बढ़ा लेती? और अगर कोई राजनीतिक आंदोलन अगर अपनी ताकत 3 गुना बढ़ाएगा तो क्या सड़क जमीन पर दिखाई नहीं पड़ेगा? और अगर एक ऐसे माहौल में, जबकि सब कुछ व्यक्ति लोग भूले हुए थे, भावनात्मक लहर पे सवार थे, वैसे में अगर आधा दर्जन जिलों में सत्तारूढ़ दल का खाता भी नहीं खुलता, तो क्या यह एक राजनीतिक माहौल बदलता हुआ परिवेश नहीं है? अगर 2022 के उपचुनाव में, 2022 के चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुए हैं, उस चुनाव में सत्तारूढ़ दल अगर हारता है चुनाव, और ढंग से हारता है, उन इलाकों में जहां लगातार जीतता, जिससे उसने विपक्ष से सीटें छीनी है, उन इलाकों में अगर वो हार जाती है, तो क्या यह बदलता हुआ राजनीतिक परिवेश नहीं है? लोगों के मन में उठते हुए सवाल नहीं है कि हमारे जीवन से जुड़े हुए सवालों के प्रति आप कितने गंभीर हैं। आप राम मंदिर के प्रति गंभीर है, कोई दिक्कत नहीं है। राम मंदिर के प्रति बहुत सारे लोग हैं जो समाज का उच्च वर्ग है, जिसको अपनी रोजी रोटी की कोई चिंता नहीं, उसको कोई सवाल नहीं होता कि हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा। उनके पास, जिनके पास ये सवाल नहीं है, वो बढ़िया से राष्ट्रवाद और राम मंदिर के समर्थक है, अच्छे खासे लोग समर्थक हैं। लेकिन अगर जिनको इस सांप्रदायिकता की राजनीति से उनके दिन पर दिन के मसले नहीं सुलझते हैं, वो तो उसके साथ नहीं जा सकते। राम मंदिर तक जाने के लिए आपके पास जेब में पैसा होना चाहिए ना। किराया कहां से लाएंगे आप? क्या किराया है लोगों के पास? और अगर किराया है तो 94 लाख लोग कौन है, कहां से आ गए? सवाल ये नहीं है। जैसे सामाजिक न्याय के आंदोलनों के साथ ये बात होता है, और उत्तर प्रदेश में कम से कम ये बात, उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव को श्रेय दिया जाना चाहिए। बड़े प्रतिष्ठित संस्थान उन्होंने स्वास्थ्य के पैदा किए, बनाए, और उसको लेकिन सर उन 94 लाख परिवारों को मोदी जी 5 किलो चावल भी तो पहुंचा रहे हैं। क्या ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो क्या आपके जीवन में केवल चावल चाहिए? आपको कपड़ा नहीं चाहिए? आपको देशाटन पर्यटन नहीं चाहिए? आपको सामाजिक सुरक्षा नहीं चाहिए? आपको दवा दारू नहीं चाहिए? आपके बच्चे को शिक्षा नहीं चाहिए? अगर अनाज खा करके ही मैंने पेट भरने के बाद अगर आदमी संतुष्ट है, बहुत अच्छी बात है। और क्या कर्नाटक में लोगों को अनाज नहीं मिल रहा था क्या 5 किलो? वहां गरीब नहीं लोग हैं। बिल्कुल, बल्कि हिंदुत्व का सर बहुत बड़ी, हिंदुत्व की बड़ी प्रयोगशाला है वहां अभी फिलहाल। अरे भाई, आप आज से नहीं है, जब से इस देश में चुनाव हो रहा है तब से है। और वहां उडुपी जैसे जिले हैं जो तटवर्ती जिले हैं, उन जिलों में जबरदस्त इस पार्टी का असर रहा है। वहां भी 5 किलो अनाज बट, पूरे देश में 5 किलो अनाज बट रहा है वो। लेकिन जब आपका जीवन प्रभावित होने लगेगा, समझ तो कह रहा हूं आपसे कि हर आदमी चेतता है उसमें। अगर केवल खाना, अगर आप अनाज दे दिया, वो पकेगा कैसे? 1100 रुपए का, 900 रुपए का सिलेंडर लेकर खाना पकाने की हैसियत है क्या उन लोगों के पास? अगर है तो उनको फिर 5 किलो अनाज की आवश्यकता नहीं है। यानी मंडल की मार से जो है राम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। सशक्तिकरण का कोई भी अभियान किसी के ऊपर बड़ी भारी चोट है। जिसको आप मजबूत कर, जो भी व्यक्ति किसी को मजबूत करने का प्रयास करेगा, मेरा मानना है कि वह उस किसी भी राजनीति के लिए चुनौती होगा जो केवल भावनाओं के ऊपर जिंदा रहने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल सवाल ये कहना सही है कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बिना कुछ किए, लेकिन कम से कम ये नहीं रहा कि इसलिए महत्व होना चाहिए कि सांप्रदायिकता की राजनीति को रोकने का भी एक प्रभावी पहल की गई। इस सत्य से नहीं इनकार किया जा सकता कि सामाजिक न्याय को लेकर के भारतीय कांग्रेस ने पहल नहीं की। आप याद कीजिए कि अर्जुन सिंह की सरकार थी और वहां पे कमीशन बन गया था ओबीसी को आरक्षण देने के लिए, और 27% आरक्षण की घोषणा कर दिया था अर्जुन सिंह, जिसको इन लोगों ने चुनौती दिया सुप्रीम कोर्ट में।
सवाल ये नहीं था। उसके बाद एजुकेशन एजुकेशन, वही मैं कह रहा हूँ, एजुकेशन में पहले तो आप एजुकेशन की बात करेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक पहल की गई। उसके बाद आप याद की भारतीय जनता पार्टी में जब मंडल कमीशन का सवाल आया, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आगे बढ़ी तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिरी। इसके बाद हाल का तथ्य है कि आखिर कर्नाटक की सरकार ने जाति सर्वेक्षण करने की पहल की, ठीक है, उसके आंकड़े नहीं आए, उन्होंने कहा कि हम उन आंकड़ों को हम भी सामने लाएंगे। एक कोशिश तो किया उन लोगों ने। आप तो बाकी जितने सरकार है तो नाम भी नहीं ले रही थी। हिंदुत्व का एजेंडा, मेरा अपना यह मानना है कि हिंदुत्व के एजेंडे से सामाजिक न्याय के आंदोलन के ऊपर असर पड़ा, इसलिए नहीं असर पड़ा, लोगों को उम्मीद थी कि सरकार आएगी तो गवर्नेंस की बात करेगी, ठीक है, आप हिंदुत्व की बात कर लीजिए, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो केवल और केवल इसी नैरेटिव में लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती रही, वो संभव नहीं है। और हिंदुत्व का मेरा अपना नारा है, मेरा अपना नारा है कि वो नारा चलने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व के नारे पर आपको जन समर्थन नहीं मिला था। मैं अगर हिंदुत्व के नारे के ऊपर जन समर्थन मिलना होता तो 92 में जब ये बाबरी मस्जिद गिरी है तो 93 के चुनाव में सब हार नहीं जाते। मध्य प्रदेश हार गए, उत्तर प्रदेश हार, कौन राज्य था जहां जीत गया? क्योंकि वहां पर सामाजिक बल्कि जातियों के आयरनी में बहुत खेला है इन्होंने, जातियों के जो आपसी मतभेद हैं और प्रतिस्पर्धा है उसके बीच खेला है। तो लेकिन सर एक सवाल मेरा और था कि मुसलमान गायब रहेंगे क्या? ना, बिल्कुल नहीं गायब होंगे। मुसलमान गायब हो गए थे, बिल्कुल जितन जी की बात से मैं सहमत हूं कि 2014 के चुनाव में वो गायब हो गए, लेकिन फिर रिवाइव कर गए। अगर उन्होंने पश्चिम बंगाल में इनको बाहर कर दिया, कोई नाम लेने को तैयार नहीं होता, कोई टिकट देने को तैयार नहीं, कोई नाम लेने को तैयार नहीं। सवाल देखिए, ये इलेक्टोरल नहीं, कोई दूरी थोड़ी बना ली, लोगों ने बात करना थोड़ी बंद कर दिया। कांग्रेस तो बात कर रही है लगातार बोल, कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर ना बोल रही हो क्षेत्रीय दलों में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये देखिए कि आजम खान से भी मिलने के लिए अजय राय तो गए थे, अब आजम खान ने मिलने से इनकार कर दिया, या दानिश अली के मसले पर राहुल गांधी अखिलेश यादव ने भी बयान दिया और दानिश अली के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने बयान दिया। सवाल ये नहीं था, सवाल ये जरूर है कि अन्य दल, मतलब अखिलेश यादव से जो उम्मीद की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर ज्यादा गंभीर होंगे, वो नहीं हुए। और यही पर मायावती से उम्मीद की जा रही थी कि आप गंभीर होंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक उनके साथ एकजुट होकर उनके साथ खड़ा रहा हमेशा से। वो कांग्रेस को छोड़कर उनके साथ चला गया था, लेकिन लोगों उनको निराशा हाथ लगी। उनको लगा कि बहुसंख्यक की राजनीति को हम छोड़ेंगे तो सभी अल्पसंख्यकों के राजनीति करेंगे तो बहुसंख्यक कब से नाराज हो जाएगा। आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, आप जो नई राजनीति करने के लिए आए थे, यह स्थिति बनी। लेकिन अब फिर से अल्पसंख्यक एक मजबूत वोटर के रूप में सामने आया है और उसके साथ कई वर्ग खड़े हो रहे हैं। समाज ने उस तरह से उनका बहिष्कार स्वीकार नहीं किया। देखते हैं कितना जरूरत दिखते हुए खड़े होने की है। और दूसरी बात कि अल्पसंख्यक भी अपने को नागरिक महसूस करें। कभी इतना आक्रोश आ जाए जैसे मराठों को आ गया था तो आतंकवादी न करार दिए जाएं, क्योंकि आक्रोश तो लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है। जनता सड़क पर उतरती है, बड़े शांति से शाहीन बाग में हम कहते हैं कि सदी का इतना बड़ा आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन, महिलाओं द्वारा किया गया आंदोलन, नागरिक अधिकार का आंदोलन नहीं हुआ था। खैर जितेंद्र भाई, धनंजय जी और सुनील सर आप आए, आगे भी आप लोग को याद करते रहेंगे। गंभीर विमर्श, राजनीति को सिर्फ बाइनरी में देखा नहीं जा सकता, उसको समझना होगा कि किस तरह, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक न्याय के फोर्सेस को के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि इस बार लड़ाई और चुनौती उनकी ओर से पेश किया जा रहा है। यदि इस बार चुनौती पेश नहीं कर पाए या मोदी जी कम से कम हार जाए बेहतर है, और बीजेपी की सरकार चली जाए तो बेहतर है इनके लिए। यदि नहीं कर पाते तो फिर सामाजिक न्याय के सामने मुझे लगता है कि गहरा संकट होगा। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।